देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, तो ब्यूरोक्रेट्स का कितना बड़ा रोल है? गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है और वो मशीनरी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज़ हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि यूपीएससी भी क्यों? प्राइवेटाइज़ करना सही नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होना चाहिए, जैसे कि टैक्सेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक गवर्नेंस, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बच्चों से जैसे बात करती हूँ आजकल, बट उनका ये कहना होता है कि मुझे पढ़ लिख के किसी नेता के अंडर काम नहीं करना है। गवर्नेंस में पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स बोथ आर पार्ट ऑफ दैट टीम। वो एक टीम वर्क होता है। जो नेता होते हैं वो ऐसे तो नहीं आ रहे, वो भी पब्लिक उनको सिलेक्ट करके आती है, उनका भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है सिलेक्ट होना। एंड पॉलिटिशियंस ही तो हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जा करके। हमारे पीएम ही हमें हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक इशू है, मेरे लिए तो नहीं है, and मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर बेसिकली वो कहते हैं ना, जंक्शन है, एक अड्डा है। क्या है, कौन सी वाइब्स हैं जो लोग वहीं पढ़ने जाते हैं? वहाँ एक अलग टाइप का एम्बियंस है, अलग टाइप का माहौल है, जहाँ हर तरफ आपको एस्पिरेंट्स मिलेंगे। उनके बीच में अगर आप रहते हो तो देन यू फील दैट वाइब। एक मेंटल आपको बैलेंस चाहिए, मुझे लगता है इन जगहों पे मिलता है। कैन यू बैलेंस लव एंड यूपीएससी? हाँ, पर्सन अगर बैलेंस कर सकता है अपने लव लाइफ और यूपीएससी के प्रिपरेशन को, तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। व्हाट्स हार्डर, यूपीएससी और हार्ट ब्रेक? यूपीएससी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट अनप्लग्ड। देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की। अगर ब्यूरोक्रेट्स ना हो तो ये जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ कागजी बन के रह जाएं और देश में शायद उस तरीके से उस स्तर पर काम ना हो पाए। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट प्रांजल हजारिका जी से। प्रांजल जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। प्रांजल जी, जो मैंने कहा, देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, तो ब्यूरोक्रेट्स का कितना बड़ा रोल है? जैसा बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स आर द स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी, आई स्टिल बिलीव कि आज भी ये रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में भी। बहुत सारे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है और वो मशीनरी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। सो जो दौर चल रहा है कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि यूपीएससी भी क्यों, ब्यूरोक्रेट्स को भी, क्या उसकी कोई रेलिवेंसी है इस वक्त? यस, देर इज़ प्राइवेटाइजेशन। हो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कॉर्पोराइजेशन हो रहा है, बट मैं आई स्टिल बिलीव कि हमारे गवर्नेंस में ऑल्दो बहुत जगहों पे हमने प्राइवेटाइज़ किया है, बहुत सारे सर्विसेज को प्राइवेटाइज़ किया है, बट बहुत सारे कोर सर्विसेज है, कोर गवर्नेंस के फील्ड्स हैं जिसको प्राइवेटाइज़ करना सही नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होना चाहिए, जैसे कि टैक्सेशन या रेवेन्यू कलेक्शन या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक गवर्नेंस, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्राइवेटाइज करना किसी भी देश में अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी की या सिविल सर्विसेज की इन कोर सेक्टर्स में अभी भी ज़रूरत है, तो गवर्नेंस तभी चल पाएगी। मैं कुछ बच्चों से जैसे बात करती हूँ आजकल, मैं उनको बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको इंस्पायर कर सकूँ कि यूपीएससी के लिए जाएं, यूपीएससी को ऑप्ट करें। बट उनका ये कहना होता है कि मुझे पढ़ लिख के किसी नेता के अंडर काम नहीं करना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपने कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस फेस किए? मेरा इसमें ये मत है कि आप कभी ये ना सोचिए कि आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर में कहीं पे भी जब आप काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क स्फीयर में, आपको किसी ना किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोई आपके ऊपर होंगे जो आपको सुपरवाइज़ करेंगे या आप किसी को सुपरवाइज़ करोगे अपने नीचे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसके नीचे काम ना करूँ या उसके नीचे काम ना करूँ, बस अपना काम करना है। सो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा कभी फ़ील हुआ है। एंड दूसरा, गवर्नेंस में पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स
बोथ आर पार्ट ऑफ दैट टीम, वो एक टीम वर्क होता है। तो अगर वो दोनों साथ काम कर रहे होंगे तभी गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अच्छा होगा। तो वो मिलके ही काम करते हैं। वेल सेड, बट द क्वेश्चन इज कि ये कॉम्प्लेक्स है कि एक आईएएस का जो एग्ज़ाम देके जब ये जो जो पूरा सिविल सर्वेंट का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक पूरा एक सीरीज़ होता है, आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। नेता बनने के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर भी इसीलिए शायद मुझे लगता है आज की जनरेशन कहीं न कहीं हेज़िटेंट हैं यूपीएससी को अपना करियर बनाने के लिए। वो चॉइस तो आज की जनरेशन का है, वेदर उसको यूपीएससी में जाना है कि नहीं, या ब्यूरोक्रेट बनना है कि नहीं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट बिकॉज़ हमें नेताओं से या पॉलिटिशियंस के साथ काम करना पड़ता है या उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, उनके अंडर काम करना पड़ता है, तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं समझता हूँ। बिकॉज़ हम तो एग्ज़ाम्स दे के पास करके आ रहे हैं। एक प्रोसीजर है जिस थ्रू विच सिविल सर्वेंट्स आर सिलेक्टेड। बट जो नेता होते हैं वो ऐसे तो नहीं आ रहे, वो भी पब्लिक उनको सिलेक्ट करके आती है। उनका भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है सिलेक्ट होना। पब्लिक हैज़ टू चूज़ यू कि आप अच्छा काम करके भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो आपको पब्लिक सिलेक्ट करती है, तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंडर काम करना कोई मतलब कोई एक इश्यू है, मेरे लिए तो नहीं है, एंड मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए। एंड पॉलिटिशियंस ही तो हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जा करके। हमारे पीएम ही हमें हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई ना कोई तो इंसान चाहिए, तो हमारे देश के पीएम होते हैं उसके लिए, Correct. और मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं। करेक्ट। ये भी देखा गया है कि मोदी गवर्नमेंट में बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स या सिविल सर्वेंट्स को जो है एक पोजीशन दी गई है एज ए मंत्रालय में, एज ए मंत्री स्पेशल पावर्स दी गई हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया सरकार द्वारा? वो तो मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने विवेक से उन लोगों को सिलेक्ट किया होगा। बट येस, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे फॉरेन सर्विसेज में उन्होंने सर्व किया लॉन्ग कैरियर्स में, या आईएएस में लॉन्ग कैरियर के बाद उनको सिलेक्ट किया गया है मंत्रालय संभालने के लिए। इट इज़ अ गुड मूव ओनली बिकॉज उनको एक बहुत वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फॉरेन पॉलिसीज़ में उन लोगों को एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस ज़रूर काम आएगा जब वो अपने विभागों को संभालेंगे। यही सोच के उनको उन लोगों को सिलेक्ट किया गया होगा, एंड इट्स अ गुड मूव। आपने हाल ही में एक बुक लिखी है, तो मैं उस बुक के बारे में जानना चाहूँगी पहले। यस, मेरी बुक का नाम है क्लूलेस एस्पिरेंट। ये बेसिकली एक फिक्शनल स्टोरी है अबाउट कैरेक्टर समर शर्मा, जो दिल्ली आते हैं असम से, और यहाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, और उस दौरान उनके जर्नी के बारे में ये किताब है, जिसमें उनको किसी से प्यार भी होता है इन द प्रोसेस। साथ में साइड बाय साइड वो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फेजेस उनका चल रहा होता है। एंड वो कैसे इस एग्ज़ाम में स्ट्रगल के साथ चल रहे होते हैं, उसका एक ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन इस किताब में है। सो कहीं ऐसा लगता है कि ये फिक्शनल है या आपकी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है? ये फिक्शनल है, बट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। इट कैन बी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लस अपने फेलो एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन के टाइम के उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो उनके लाइफ में उन्होंने फेस किया। क्योंकि हम लोग तो जब एस्पिरेंट्स होते हैं, हम सब एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, राजेंद्र नगर में तैयारी करते हैं या मुखर्जी नगर की तरफ लोग रह के तैयारी करते हैं, ताकि वो माहौल और एम्बियंस मिले आपको। तो आपस में हम बात भी करते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, तो एक दूसरे को देख करके सीखते हैं एक दूसरे से। उसी के बेसिस पे मेरे को ये किताब लिखने का इंस्पिरेशन मिला, या मुझे मटेरियल मिला, जो मैं कहता हूँ। सो देखा गया है कि राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर बेसिकली वो कहते हैं ना जंक्शन है, एक अड्डा है कि जहाँ पे ये उम्मीद की जाती है कि यूपीएससी क्लियर करना तो यहीं से ही होगा, इसके बाहर कहीं से नहीं। तो वो क्या है, कौन सी वाइब्स हैं जो लोग वहीं पढ़ने जाते हैं? देश विदेश मतलब देश के हर कोने से बच्चा उठ के आता है,
और यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बैठ जाता है आके। जब मैंने अपनी तैयारी करी थी 2000 में, मैं दिल्लीite था, उसके बावजूद मैंने खुद वहाँ 5 महीने 5-6 महीने इन दोनों जगहों में रहा हूँ। पहले राजेंद्र नगर में रहा हूँ और बाद में जब मेरा ऑप्शनल तैयारी चल रही थी तो मैं मुखर्जी नगर भी रहा। मैं इंटेंशनली इन जगहों पे गया था बिकॉज़ वहाँ एक अलग टाइप का एम्बियंस है, अलग टाइप का माहौल है, जहाँ हर तरफ आपको एस्पिरेंट्स मिलेंगे और उनके बीच में अगर आप रहते हो तो देन यू फ़ील दैट वाइब, यू फ़ील दैट आप में वो सीरियसनेस, वो ये तैयारी के लिए जो आपको एक जज़्बा चाहिए या एक एक मेंटल आपको बैलेंस चाहिए, मुझे लगता है इन जगहों पे मिलता है। वहाँ का वाइब्स अलग रहता है, मतलब इवनिंग में हम लोग सब लोग चाय या कॉफ़ी पीने के लिए बाहर निकलते थे। पूरे दिन तक तो हम पढ़ते रहते थे अपने रूम्स, लोग रेंटेड रूम्स में रहते हैं। ये दोनों प्लेसेस बहुत फेमस है रेंटल्स के लिए एंड वहाँ के लोग इन्हीं पे थ्राइव कर रहे होते हैं क्योंकि एस्पिरेंट्स उनके यहाँ रेंट्स में रहते हैं और हर साल आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। तो उसका अलग ही आई वुड से माहौल और एक सोशल एंड कल्चरल मिलियो सा लगता है जो कि मैंने भी खुद बहुत एंजॉय किया। आप दिन में पढ़ते हैं, उसके बाद समर्स में तो गर्मी होती है, बाहर नहीं निकलते हैं, उसके बाद इवनिंग में जब मौसम थोड़ा ठंडा सा होता है, आप बाहर निकलते हो, आप चाय कॉफ़ी पीते हो और वहाँ 2-3 दुकानें होती हैं, जैसे छोले भटूरे खा लिए या कोई मिठाई खा ली साथ में एंड फिर वहीं पे आप डिस्कस भी करते हो, अपनी प्रिपरेशंस की भी बातें करते हो, बुक्स की बात करते हो, कौन सी बुक पढ़ते हैं हम, कौन सी नहीं पढ़ते हैं। तो एक फ्रेंडली कैमरेडरी भी आपस में हो जाती है वेरियस एस्पिरेंट्स में एंड फिर आप वापस जाते हो, एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो जाते हो कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, मैंने कम पढ़ा, ऐसा तो नहीं। ये सब आपके दिमाग में वहाँ चलते रहता है, दैट्स वाई इन जगहों का ये महत्व सो है यू मीन टू प्रिपरेशन से में। प्लेस मैटर्स, कंपनी ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज जो वहाँ पे आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो दैट कंपनी ऑल्सो मैटर्स। या आई थिंक वो जगह और वो कंपनी और जो आपके वो एस्पिरेंट्स जो वहाँ पे भरे रहते हैं, स्वॉर्म्स ऑफ एस्पिरेंट्स वहाँ रहते हैं, वो मैटर करता है इस तरह के एक टफ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्योंकि आपका मेंटल बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, आपका इमोशनल क्वोशंट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो फेलो एस्पिरेंट्स के बीच में आप मोर कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आप कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कहीं और से प्रिपेयर नहीं कर सकते, हमारे कितने सारे काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जो एस्पिरेंट्स ने कभी दिल्ली आए भी नहीं हैं, अपने किसी शहर से या अपने किसी गाँव से भी क्लियर हुए हैं वो लोग। बट वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ कॉमन पर्सन टू क्लियर। आई वुड ऑलवेज़ से कि इन जगहों पे से प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर है। यही नहीं, इवन और भी शहर हैं जैसे इलाहाबाद में लोग ज़रूर रहते हैं, यूपी पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इसी तरह से पटना में बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, मुंबई की तरफ भी बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये अलग-अलग हब्स हैं इंडिया में। आप अपनी जो व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ दैट यू ऑप्टेड यूपीएससी? Uh, when I was in class 11, 10th, around 10th, 11th, तो आई रियलाइज्ड कि यू हैव टू चूज अ करियर, देन यू बिकम लिटिल मैच्योर ना, कि मैच्योरिटी आ जाती है। बचपन में तो आप क्लास 10 तक कुछ भी सोचते थे, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। बट फिर मुझे मैंने एक मैगजीन देखी थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उस ज़माने में आती थी। वहाँ पे एक आईएएस टॉपर थे जिन्होंने ये यूपीएससी एग्ज़ाम टॉप किया था 1994 में। तो उनको देख के उनकी उनकी फ़ोटो की लगी हुई थी मैगज़ीन पे एकदम कवर पे, और फिर अंदर उनका इंटरव्यू था। उसको पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी एक ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको एक सोशल रिस्पेक्ट मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको एक पावर भी मिले जिसमें कि आप चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हो, जो आप चेंजेस लाना चाहते हो सोसाइटी में। एंड एट द सेम टाइम यू विल फील हैप्पी कि मैंने कुछ अच्छा कर पाया हूँ या आपको एक ज़रिया मिल रहा है। तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज एक एक वन ऑफ द प्रोफेशन है या वन ऑफ द रास्ता है थ्रू विच यू कैन अचीव ऑल दिस एंड ऑल्सो पर्सनल सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे। सो सिविल सर्विसेज दो तरीके से होती है, एक स्टेट लेवल होती है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? टेक्निकली मैं बता देता हूँ, यूपीएससी
सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। वहाँ से जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो अपने रैंक के हिसाब से वो बदलती रहती है, अराउंड 20-22 सर्विसेज में लोग जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, कस्टम सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, उनके नाम ऑफ कोर्स चेंज होते रहते हैं, डानिक सर्विसेज, पॉन्डिक्स एंड ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, रेलवेज की सर्विसेज। ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे आपको अलग अलग मतलब फील्ड्स में आप सिलेक्शन होता है। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम साल में होता है, ये यूपीएससी कंडक्ट करता है। जैसे यूपीएससी होता है वैसे स्टेट का अपना होता है, जैसे आसाम में एपीएससी बोलेंगे या यूपी में यूपीएससी होगा। तो वो लोग वहाँ पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और एकदम सिमिलर लेवल का एग्ज़ाम होता है, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम होता है। वो आप एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए देते हैं, यहाँ पूरे ऑल इंडिया लेवल पे देते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। सो अगर आपको कभी मौका मिलता, मतलब अगर तो आप कोई और प्रोफेशन अपनाना चाहते? इस लाइफ में तो नहीं, इस लाइफ में तो नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को एक सिविल सर्वेंट बनने की मुझे चाह थी और वो चाह भगवान की कृपा से हुई पूरी। तो इस लाइफ में तो नहीं चाहता हूँ कोई चेंज। लव वर्सेस ड्यूटी? वन शुड मेंटेन बैलेंस बिटवीन बोथ। सो कभी ऐसा हुआ कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कभी आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ, या स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्शंस आए? मैं जब क्लास 10th-12th में था तो सबको ही कोई ना कोई अच्छा लग सकता है, लग सकती है ना। तो ये तो नहीं कहूँगा कि आई वाज इम्यून फ्रॉम दैट, बट आपको क्लियर रहना चाहिए अपने ऊपर, पर्सनैलिटी पे, आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। आई वॉज वेरी क्लियर थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, थ्रू आउट माई यूथ, दैट मुझे ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो इवन इफ़ मुझे अलग अलग स्टेजेस पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आई, मैंने उनको दूर रखा और अपना सीधा अपने गोल पे ध्यान दिया था। सो आजकल के जो अपनी जेन जी है, उसके लिए तो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, हैविंग अ गर्लफ्रेंड, हैविंग अ बॉयफ्रेंड। मतलब उनको लगता है कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, सो यू आर नथिंग, आई मीन समथिंग इज रॉन्ग विद योर लाइफ। डू यू थिंक कि उन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए? अब ये उन लोगों को ये फैशन स्टेटमेंट लगता है तो फिर मैं तो कहूँगा कि इट्स अ वेरी फ्लिपेंट एंड बहुत ही फ्लिपेंट आइडिया है ये। मतलब इंसान को अपने अपने ऊपर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट हैव अ लव इंटरेस्ट इन लाइफ। हो सकता है आपका हो और वो आपको स्ट्रांग भी कर सकता है, कई बार कई मोमेंट्स में आपको बहुत इमोशनली स्ट्रांग भी कर सकता है, आपको इमोशनली ब्रेक भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बट इसको इसीलिए आपको एक रिलेशनशिप में पढ़ना है ताकि आप फैशनेबल लगे या आज रेलेवेंट लगे अमॉन्ग योर पीयर ग्रुप्स। आई डोंट सपोर्ट सच अ थिंग और आई डोंट एग्री विद सच अ थिंग। जैसे आपने बोला वो डिपेंड करता है, क्या आपको लगता है कि बीइंग इनटू अ रिलेशनशिप या हैविंग अ क्रश और अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन, उसी टाइम पे आप साइमल्टेनियसली आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं? आपको कहीं ऐसा नहीं लगता वो डिस्ट्रैक्शन है? मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा अगर ऐसा बोलता हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन अगेन। अगर आप स्ट्रॉन्ग एनफ है कि आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में रहने के बाद उनको अच्छा टाइम देने के बाद, क्योंकि रिलेशनशिप विल डिमांड टाइम, योर टाइम बेसिकली, योर टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स ऑल्सो। बट बहुत ज़्यादा आपको वक्त देना पड़ेगा, उनको आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी पड़ेगी। तो अगर आप इतना कुछ कर सकते हो और उसके साथ अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो अपने करियर के लिए भी, कि आपको एक पर्टिकुलर गोल है और उसको बैलेंस करके दोनों चल सकते हो, तो बहुत अच्छा है। वो तो सोने पे सुहागा बोलेंगे उसको। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं और ऑन द वे वो भटक जाते हैं या अपने गोल को नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। So, were you in relationship while preparing for UPSC? No, I wasn't, because I was very clear in my mind that मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है उस टाइम। मतलब मेरा जैसे जैसे अर्जुन का था ना कि आँख, उनको वो आँख ही दिख रही थी मछली की आँख। मछली की।
तो मेरा मुझे भी वो यूपीएससी ही दिखता था। UPSC यूपीएससी बोर्ड। बाय द वे धौलपुर हाउस में है। और मैं वहाँ पे जब प्रिपरेशन कर रहा था तो एक दो बार उसके बाहर से गुजर के जाता था, क्योंकि आपको एंटर भी नहीं करने देते वहाँ पे। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, ऐसे आप कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। तो वो मुझे इंस्पायर करता था कि मुझे एक दिन इसके अंदर आना है, इसके अंदर आके इंटरव्यू देना है। हाँ। तो वो जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखता था कि मैं फिर इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था तो So do you think can love balance? Can you balance love and UPSC? मतलब दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन नाउ, क्योंकि मैंने तो उस टाइम अपने आप को किसी से इन्वॉल्व नहीं किया था जैसा मैंने रिवील किया। बट हाँ, पर्सन अगर बैलेंस कर सकता है अपने लव लाइफ और यूपीएससी के प्रिपरेशन को, तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो उससे तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा व्हेन, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ सक्सेस से मतलब तो नहीं है, आपको फेलियर्स भी मिलेंगे, आप अलग अलग स्टेजेस में फेल कर सकते हैं, आप हताश हो सकते हैं, आप यू विल फील कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, कई बार ऐसा भी लग सकता है। तो आपको एक इमोशनल स्ट्रेंथ अगर कोई दे सकता है तो वो अच्छी बात है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही देगा, वो आपका फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स भी दे सकते हैं। तो एक अच्छा फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप हो तो इट इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। How do you balance love and your professional life? आई एम तो मैरिड नाउ टू बी ऑनेस्ट। आपको अपने So it is not only ki love हाँ with partner, it is about the kids also, your हाँ, तो family आई मीन also. टू से दैट लव इज़ अ वेरी बिग वर्ड। आई वुड से अपने फैमिली लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना हर एक इंसान को करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सिविल सर्वेंट को ही करना पड़ता है, ए पर्सन इन एनी प्रोफेशन हैज़ टू डू दैट। तो हम लोग अपने उसी तरह से करते हैं, कई बार हम गलतियाँ करते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं या मिस्टेक्स भी करते होंगे। बट हर कोई कोशिश तो करता ही है ना कि आप हर चीज़ में अपना बेस्ट दो। तो फैमिली लाइफ में हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से प्रोफेशन में भी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। So love versus UPSC. यूपीएससी। Did love help or distract you? I feel that love would have distracted me. That's why I didn't go into that gully or into that lane. So you decided for arranged marriage. That happened because, of course, I did not have anyone in my life at that time, and you had to get married. So, I mean, we went for arrangement. Of course, it जब happened आप इस that way. लेवल पे आ जाते हो तो क्या ये एक सोच आ जाती है कि आपको उस लेवल का, उस इंटेलेक्चुअल लेवल का पार्टनर भी चाहिए? तो कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्वेंट वो सिविल सर्वेंट से ही मैरिज करते हैं। सो डू यू ऑल्सो फील दैट वे? जी, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ऐसा इनफैक्ट मैं तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद अ पार्टनर इफ ही और शी इज़ नॉट फ्रॉम द सेम प्रोफेशन। नहीं तो आप घर पे भी जाके यही सभी बातें करोगे। सो बेटर टू हैव समवन फ्रॉम एन अनरिलेटेड प्रोफेशन। सो पॉलिसीज़, सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जब नई पॉलिसीज़ आती हैं तो आप लोग कैसे प्रिपेयर होते हो? कैसे आपको कौन-कौन सी ट्रेनिंग्स से जाना पड़ता है? एक नई नई पॉलिसी आ गई, चाहे वो कोई भी एक मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लाइक वी हैव सीन कि इतना सब कुछ चेंजेस होते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं मतलब हमारा एज सिविल सर्वेंट्स हमारा तो काम है ही, जो अगर सिविल सर्वेंट्स पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं। सिविल सर्वेंट्स एक अलग लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स लाइक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसको हम फॉलो करते हैं और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो वो भी ऑफ कोर्स हम वो पढ़ के ही उसको करते हैं। सब कुछ डिफाइंड होता है, स्टैंडर्ड एसओपीज़ होती हैं, गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से फॉलो करते हैं। आपके ट्रांसफर्स, जब आप सिविल सर्वेंट, आप जब बीइंग ऑफिसर, आपको हर कुछ महीने, कुछ सालों के बाद साल आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो अपनी फैमिली लाइफ और बच्चे? सिविल सर्विसेज में एक बात बहुत क्लियर है कि आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है। जैसे मैं फ़िलहाल एगमोट कैडर में हूँ,
तो एगमोंट कार्टर में आपको अलग अलग टेरिटरीज में सर्व करना पड़ेगा. दैट विल इंक्लूड दिल्ली एंड जैसे अरुणाचल, मिज़ोरम है, यूटीज़ और भी यूटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर भी इसमें अभी शामिल है. तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको आपकी एक ट्रांसफरल जॉब है, हर 2 से 3 साल के अंदर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है. तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहते हैं और हमारी फैमिलीज़ भी मेंटली प्रिपेयर रहती हैं. ऑफ कोर्स फैमिलीज़ को पीछे अगर छोड़ के जाना पड़ता है टुवर्ड्स द एक ऐसे स्टेज पे जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तब तो आप बच्चे साथ लेके जाते हैं फैमिली के साथ. बट कई बार आपके वाइफ अगर वर्किंग हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको डिस्प्लेस नहीं करना चाहोगे, वो भी डिस्प्लेस नहीं होना चाहते हैं, तो तब आपको अकेले भी जाना पड़ता है. तो वो ऑफ कोर्स एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि आपको दूर रहते हो, आपके फैमिली, आपके वाइफ, बच्चे अलग दूर रहते हैं, उसको मैनेज भी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और ये एस्पेक्ट लोगों को नहीं पता होती है. ये एक बहुत ही आई वुड से एक डिफ़िकल्ट और इमोशनली फ्रेजाइल मोमेंट्स भी लोगों के लाइफ में आते हैं और आ सकते हैं. एंड तब उसको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है एक दूर की जगह से आके आपको. तो बट ये लोगों को तो नहीं दिखता है जनरली क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल लाइफ्स को तो बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते हैं. बट डिफ़िकल्ट होता है फैमिलीज़ को छोड़ के दूर जाना. बट फिर इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर करियर एंड यू हैव टू डू इट. सो देयर इज़ नो क्वैम्स अबाउट इट. बच्चों के पीटीएम्स अटेंड करने जाते हो? हाँ, मैं जाता हूँ. मेरे बच्चे जैसे परफॉर्म करते हैं स्कूल में, कोई क्वायर में, जैसे मेरी डॉटर्स क्वायर्स में होती हैं, उनको डांस परफॉर्मेंसेस में होती हैं स्कूल्स में, तो मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं जाता हूँ. इफ़ दे आर अचीविंग समथिंग, को कोई अवार्ड मिलता है स्टेज पे, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही कोशिश करते हैं और इनफैक्ट हम जाते ही हैं. 99% ऑफ द टाइम वी गो, सो दैट इससे बच्चों को अच्छा लगेगा. दे विल फील एनकरेज्ड बिकॉज वो भी स्टेज से अपने पेरेंट्स को ही ढूंढ रहे होते हैं. तो उनको अगर दिखते हैं पेरेंट्स कि हाँ मेरे पेरेंट्स आए हैं, सो दैट मीन्स दे आर एंडोर्सिंग, दे आर रिकॉग्नाइजिंग माई परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइजिंग माई अचीवमेंट. हाउ छोटा हो वो अवार्ड, छोटा सा अवार्ड ही हो किसी कॉम्पिटिशन में, दे विल फील हैप्पी अबाउट इट एंड वी ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट इट. दैट्स व्हाई हम जाते ही हैं एंड आई ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर दैट. सो आपकी बुक में शायद सेकेंड हाफ में शायद एक लव अफेयर का और जिक्र है, तो उसके बारे में बताएंगे क्या? वो भी एक फिक्शनल है या आपकी रियल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ? मेरी बुक एक्चुअली फिक्शनल ही है, जैसा लार्जली इट्स अ फिक्शनल बुक ओनली. मैं थोड़ा रिवील कर देता हूँ. जो कैरेक्टर है समर शर्मा, ही कम्स फ्रॉम गुवाहाटी और यहाँ सिविल्स की प्रिपरेशन करने लगता है. इन दी प्रोसेस उससे एक गर्ल के साथ, आभा देसवाल है उसका नाम, उससे उसको प्यार हो जाता है और वो कश्मकश में रहता है पूरे पीरियड में क्योंकि वो प्रिपरेशंस भी कर रहा है. आभा अपना ही अलग इमोशनल बैगेज के साथ आती है. वो एक पैट्रियार्कल सेटअप से बिलोंग करती है और उसको प्रेशर था फैमिली से, तो या तो तुम 1-2 अटेम्प्ट में सिविल्स में क्लियर करो या फिर विल गेट यू मैरिड. तो उसको समर एक ज़रिया लग रहा है जिसके थ्रू वो सोचती है कि मैं इससे बाहर निकलूँगी. वो एक्चुअली क्लियर नहीं कर पा रही होती है एग्ज़ाम, बट समर का क्लियर होता है. बट बिकॉज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन बाय हर प्रॉब्लम्स, वो इस प्रोसेस में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके फेलियर्स भी बार बार आ रहे होते हैं. बट एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि आभा पिक्चर से गायब हो जाती है. मैं इतना रिवील नहीं करूँगा. उसके बाद फिर समर अपने आप को गैदर करता है और फिर वो एक नए सिरे से अपनी तैयारी करके वो सक्सेसफुल होता है. सेकेंड हाफ बुक मूव्स टू द सेकेंड पार्ट जहाँ पे कि समर इज़ नाउ अ सक्सेसफुल civil servant in his early period of his career and he gets married. उसको arranged marriage के through he gets married also, and then this girl Abha comes back to his life and उसको contact करती है और then they get friendly और आभा को फिर से कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है जिसको समर इज़ ट्राइंग टू सॉल्व इट. बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनकी जो वाइफ है जिनसे उनकी शादी होती है, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड ज्योत्सना. Obviously she will not like her husband trying to give importance and time to someone else, and ये complications उनके relationship में आते हैं. तो ये कैसे इसको फेस करते हैं तीनों कैरेक्टर्स, ये बुक में अल्टीमेटली ये रिवील एंड में होता है. ओके. एक थॉट होता है कि सरकारी नौकरी पकड़ ली तो बस अब आप सेटल हो, अब आपकी यू आर सेफ,
आपको सब आपकी लाइफ सेट है, क्या एक एक प्रेशर रहता है वहाँ पे काम करते वक्त? यस, आजकल सरकारी नौकरी में भी बहुत प्रेशर होता है, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत सोच समझ के संयम के साथ काम करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। आप यू आर ऑल्सो आजकल के ज़माने में मीडिया इज़ ऑल्सो वॉचिंग यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। बहुत सारे हमारे हमारे सिविल सर्विसेज में हमारे कुछ सर्विस रूल्स होते हैं, हमें उसके दायरे में ही काम करना पड़ता है। यू कैन नॉट डू समथिंग दैट इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए सिविल सर्वेंट, नहीं तो आप पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकती है। तो वो सब कुछ बैलेंस करके आपको चलना पड़ता है। प्रेशर्स रहती है, वर्क प्रेशर्स भी रहती है, बट देन वन हैज़ टू एन्जॉय एवरी मोमेंट इन लाइफ। मेरा यही हमेशा से लाइफ में रहा है। तो प्रोफेशन में हो या आउट ऑफ प्रोफेशन हो, जस्ट एन्जॉय योर टाइम, बिकॉज़ दुनिया में तो टाइम इज़ लिमिटेड ना। एक दौर था जब ऑफिसर वाज अनरीचेबल, बट अब एक दौर आ गया है सोशल मीडिया की वजह से, जब आप देख सकते हो बहुत सारे आईएएस आईपीएस सब सोशल मीडिया पे आ गए हैं एंड दे आर इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I think it's a positive as thing only कि सिविल सर्वेंट्स को हमेशा अप्रोचेबल होना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू द पब्लिक, क्योंकि कई बार होता है कि किसी का कोई काम पूरा भी नहीं हो पाए, अगर आप एज अ सिविल सर्वेंट उसको सांत्वना ही दे पाए, वो उनकी प्रॉब्लम को सुन लेते हो ना, कई बार लोग उससे भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, किसी ने सुनी तो हमारी, भले ही वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कई बार कोई चीज़ें इतनी पेचीदा होती है कि एक उसमें आप सॉल्व भी नहीं कर पाते हो, बट आप अगर उसके प्रॉब्लम्स को सुन लेते हो तो वो सामने वाला खुश होकर घर वापस जाता है। क्योंकि मैं एज अ पर्सन ये सोचता हूँ कि इतनी दूर से वो आया होगा और अपना कुछ ना कुछ काम छोड़ के आया होगा आपके पास कोई चीज़, तो ट्राई टू गेट इट सॉल्व्ड। अब अगर आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यू कॉल 1 और 2 पीपल, उनको इंस्ट्रक्शंस दो, अगर आपके नीचे के लोग हैं कि इनका इनका ये कर दीजिए, ये करना है, क्यों नहीं किया, इस तरह से आप कर सकते हो। सेकेंडली, लोग सोशल मीडिया पे है तो आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, बट ऑफ कोर्स देयर कुछ दायरे होते हैं, उसके अंदर आपको काम करना पड़ता है। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे जब किसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो मैंने काफ़ी सारे जैसे एम्बेसी को टच किया, आईएफएस ऑफिसर्स ने या आईपीएस ऑफिसर्स ने, आईएएस ऑफिसर्स ने, वाकई वहाँ से वो इतने रीचेबल थे कि मैं जनता के लिए हेल्प कर पाई। सो यू थिंक कि उस हेल्प करने के दौर में कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि वो बैकफायर भी करता है? नहीं, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मैंने ऐसा सिचुएशन अभी तक फेस तो नहीं किया है। इट कैन बैकफायर ऑल्सो। Okay, so shall we do a rapid fire round? यस, What's harder, UPSC or heartbreak? यूपीएससी। Why? It's one of the most difficult exams to clear in this world, I think. Don't you think you're biased with the UPSC? No, I'm not biased. I'm just saying I haven't gone through love breaks. That's why I feel it is difficult. Did love ever become a distraction in your UPSC? No, it did not. I was not involved at all. And when it comes duty versus dil? It has to be a balance of both. बैलेंस होना चाहिए ना, लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। Love, money or UPSC? एंड अगेन से बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। यूपीएससी तो जस्ट एक जरिया है थ्रू विच यू गेट इनटू सिविल सर्विसेज। सो आप हमारी जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है या जेनजी है, उसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? अब जेन जी तो बहुत यंग है मेरे से, बट फिर भी मैं मतलब वेदर दे लाइक इट और नॉट आई डोंट नो, बट आई वुड एडवाइज एज आई वुड से एज ए एल्डर ब्रदर कि अपने लाइफ में ज़्यादा वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसा मेरे को लगता है। वो एक चीज़ में बिकॉज दे वांट टू नो एवरीथिंग, दे वांट टू डू एवरीथिंग, एक्सपीरियंस एवरीथिंग, तो उन लोगों को कुछ एक सम बग हैज़ बिटन देम कि हमें हर चीज़ करनी है, हर जगह पहुंचना है, हर जगह पे सेल्फी लेनी है, हर जगह पे जाके ट्रैवल ब्लॉग्स बनानी है। तो ऐसा नहीं होता।
लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए, आप जहाँ हो उसी को एन्जॉय करो। मतलब आवर लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, आप सब कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। तो आप पहचानो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या अच्छा लगता है, उस चीज़ को पे फोकस करो और उसको अच्छी तरह से करो, इंस्टेड ऑफ delving into everything and then making a mess out of it. I would suggest कि परफेक्शनिस्ट बनो एक दो फील्ड्स में जो आपको अच्छा लगता है। अ, आपको लगता है कहीं ना कहीं गैजेट्स ने हमारे टीन को या हमारी जनरेशन जो है प्रेजेंट जनरेशन को उसको बिगाड़ दिया है या डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कम्प्लीटली? गैजेट्स ने हमारे कमिंग जनरेशन्स को जो है उनको डिस्ट्रैक्ट किया है डेफिनेटली। क्या सरकार को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या इस तरीके के प्रोग्राम्स नहीं करने चाहिए? Restrictions? एजुकेशन में कुछ ऐसे बदलाव लाने चाहिए कि जिससे एक ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जो जो जनरेशन है उसको उसको कुछ एक मैसेज दिया जाए। सरकार ऑलरेडी कर रही है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मॉरल एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इरोड हो रही है आज आज के सोसाइटी में। लोग मतलब कुछ भी गलत करने से सोचते ही नहीं है एकदम से। इस छोटी सी एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कितना लोग ब्रेक करते हैं। एवरी अदर पर्सन इन दिल्ली, आप सुबह निकल जाइए, सब रॉन्ग लेन से आ रहे होते हैं और उसको लगता है कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा रूल मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बट दे डोंट रियलाइज दिस पॉइंट कि वो अपने साथ अपने बच्चे को पीछे बिठा के स्कूटर से रूल ब्रेक कर रहे होते हो, तो आप उसको भी यही सिखा रहे होते हो कि बेटा इट इज़ करेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। और ये मतलब lakhs and lakhs of people are doing on Delhi streets every morning, which I see and I get very irritated because I don't break that rule. मेरे को अगर ऐसे यू टर्न लेके जाना है तो मैं यू टर्न लेके जाता हूँ, मैं कोई अपना शॉर्टकट नहीं ढूंढता, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू इट। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग करते हैं इसको, एंड दैट आई फील बैड। सो जो रीसेंट अभी अगर हम स्टडीज़ देखें या रीसेंट अभी न्यूज़ देखें तो उसमें देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टीन्स उन्हीं वही जो हैं बाहर जाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं। और एक्सीडेंट भी ये नहीं कि छोटा मोटा, किसी को मार दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स उसकी कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स नहीं लेते हैं। फिर कहते हैं कि अभी रिसेंट एक केस हुआ तो उसमें पेरेंट ने कहा हमें पता ही नहीं था। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है बाहर जाके, तो यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। मतलब आप एक लाइफ अपना मतलब आप करते क्यों ये सब? अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हो, इतनी मेहनत करते हो, यू एक्यूमुलेट थिंग्स, रिसोर्सेज, आप अपना घर बनाते हो, उसके बाद फिर आपके बच्चे पे ही आपको कंट्रोल नहीं, वही बाहर जाकर के किसी ऐसे चीज़ में पड़ जाता है, वो खुद ट्रबल में भी तो आता है, उसका भी तो करियर ख़राब हो सकता है। किसी का अगर एक्सीडेंट कर दिया तो उसका भी तो, उसके ऊपर भी केसेस चलेंगी बहुत लंबी। तो ये पेरेंट्स का फेलियर है। और ये पेरेंट्स, ऐसे ही पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए। एंड मतलब ये मैनिपुलेशन कब तक चलेगी? चल तो जाएगी, बट कभी ना कभी तो यूल कम आउट ऑफ इट। सो आई थिंक ऐसे सिचुएशन में ही क्यों पढ़ना चाहिए, आप इसको प्रिवेंट करें। तो इसीलिए अपने आपके जो बच्चे हैं, स्पेशली जो टीनेज लेवल पे होते हैं, जो यंग होते हैं, दे नीड गाइडेंस, दे नीड योर प्रॉपर एडवाइस। तो आप उनको हमेशा करेक्ट एडवाइस दीजिए, और एक मोरालिटी होती है और एथिक्स होती है, वो ज़रूर सिखाना बहुत ज़रूरी है। आई फील कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एथिक्स और मोरालिटी को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करना बहुत ज़रूरी है। इवन दो कर रहे हैं, बट आई वुड से और स्ट्रांगली ज़रूरी है। आपने कहा पेरेंट्स का फेलियर है, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स को बच्चे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो फिर वो पेरेंट्स की गलती है ना, वो इमोशनल ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं? उनको पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। फिर आप यू डू कोर्स करेक्शन फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो, यू रेक्टिफाई देम, उनको करेक्ट करिए। आपने ये बुक क्यों लिखी? मेरी बुक क्लूलेस एस्पिरेंट मैंने इसलिए लिखी थी बिकॉज जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। तो मुझे ज़्यादा ऐसा मिला नहीं। 2000s में मैंने तैयारी कर रहा था, तो मुझे ऐसा गाइडेंस कहीं से मिल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि अब मैं एक सिविल सर्वेंट बन गया हूँ, तो मैं उनको एक बुक के जरिए, इवन वो एक फिक्शनल स्टोरी है, बट उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो कि सिविल सर्विस प्रिपरेशंस के दौरान जो एक आदमी का अप्स एंड डाउन्स चलता है, उसके बारे में बहुत कुछ है इस बुक में, जो एक
फ्रेजाइल बैलेंस मेंटेन होता है आपके लाइफ में, आपके प्रिपरेशंस में, आपके इमोशंस में, ये सब कुछ मैंने इस बुक में डालने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले जनरेशन से आने वाले लोग हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं, वो ऐसी इस बुक को पढ़ें, ऐसी बुक को पढ़ के वो समझ पाएँ कि ये क्या एग्ज़ाम है, इसमें कितना डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कितना डिफ़िकल्टी से गुज़रना पड़ता है, किस तरह के इमोशनल अप्स एंड बैलेंसेस होती हैं लाइफ में, उसको समझ पाएँ। तो मैं चाह रहा था कि जब मुझे कुछ नहीं मिला था, मैं क्लूलेस था उस टाइम, बट आई डोंट वांट कि द कमिंग जनरेशन शुड बी क्लूलेस, दे शुड बी क्लियर एंड देन दे शुड नो वेदर दे हैव टू रियली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और नॉट। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो आया मेरे बात करते करते, क्या मतलब ऐसा मानना है लोगों का कि आर्ट्स ले लिया तो आर्ट्स वाला ही यूपीएससी की तैयारी करेगा, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जहाँ डॉक्टर बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद भी लोग यूपीएससी ऑप्ट करते हैं। एंड आई थिंक आपने भी शायद बायोटेक्नोलॉजी कुछ Yeah. किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, यूपीएससी के ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें पीपल फ्रॉम हर वॉक ऑफ लाइफ शुड बी देयर। सो आर्ट्स बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, या कोई भी बैकग्राउंड हो, प्रोफेशनल कोर्सेज के बैकग्राउंड हो, सबके इनपुट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं गवर्नेंस में। तो आई फील कि इट्स अ गुड ट्रेंड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर कमिंग एंड क्लियरिंग देम एग्जाम, एंड अलग एक वेरीड वर्क प्रोफेशनल्स आर कमिंग टू दिस फील्ड। इट्स अ गुड थिंग ओनली। इट विल मतलब ये लॉन्ग रन में हमारे देश को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। It's really lovely talking to you, Pranjal ji. Thank you so much. थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक यू। Thank you.